सोने के बाजार में आजकल एक अजीब सी कशमकश चल रही है। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि कीमतें आसमान छूने वाली हैं, 3 लाख प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो एक बड़े क्रैश की, एक गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि सोने का असली भविष्य है क्या? क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है? चलिए शुरुआत करते हैं उस एक बयान से जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी है। हाल ही में एक बहुत बड़े गोल्ड माइनिंग एग्जीक्यूटिव ने यह दावा किया है कि सोना ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि 2030 तक 3 लाख प्रति 10 ग्राम के, मतलब एक अविश्वसनीय आंकड़े को भी पार कर जाएगा। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐसा बोल्ड क्लेम है जिसने हर निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो मैदान में 2 टीमें हैं। एक तरफ है बुल्स, जिनका मानना है कि सोने की ये जो तेजी है ये तो बस एक शुरुआत है, और दूसरी तरफ है बेयर्स, जो कह रहे हैं कि भाई पार्टी अब खत्म होने वाली है और एक बड़ा करेक्शन, मतलब कीमतों में गिरावट बस आने ही वाली है। अब इतनी अलग अलग बातों के बीच सवाल ये उठता है कि सच आखिर है क्या? किसकी बात पर यकीन किया जाए? आइए इस पूरी पहेली को डेटा और फैक्ट्स की मदद से सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या कहती है। देखिए, किसी भी चीज की कीमत को समझने का सबसे पहला नियम है उसकी सप्लाई और डिमांड को समझना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सोने की सप्लाई से। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। सोने की जो सप्लाई है वो लगभग स्थिर है, कांस्टेंट है। साल 2016 से हर साल खदानों से करीब करीब 3000 टन सोना ही निकल रहा है। इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सप्लाई बढ़ ही नहीं रही तो कीमतों में ये जो जबरदस्त उछाल आया है वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज की वजह से आ रहा है, डिमांड। तो अगला और सबसे सीधा सवाल यही है, आखिर इतना सारा सोना खरीद कौन रहा है? चलिए उन बड़े खिलाड़ियों का पता लगाते हैं जो इस डिमांड को इतनी हवा दे रहे हैं। हमारी पड़ताल में 3 बड़े खरीदार सामने आए हैं। पहला, एक ऐसा नाम जिसकी शायद किसी को उम्मीद न हो, टेथर, जो एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। दूसरे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशक। और तीसरे, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। आइए एक एक करके इन तीनों की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो चुपचाप सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया है, टीथर। ये एक क्रिप्टो कंपनी है जिसने अपनी एक नई क्रिप्टो करेंसी टीथर गोल्ड को सपोर्ट करने के लिए असल सोने की जबरदस्त खरीदारी की है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2024 की दूसरी तिमाही में इनके पास करीब 40 टन सोना था, जो 2025 की तीसरी तिमाही तक बढ़कर 100 टन हो गया। ये एक अकेली कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड है। अब आते हैं दूसरे बड़े खरीदार पर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और ये जो आंकड़ा है ये सच में चौंकाने वाला है। 2025 के सिर्फ पहले 9 महीने में ही दुनिया भर के निवेशकों ने गोल्ड ETFs में $64 बिलियन लगा दिए। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये 2024 के पूरे साल के निवेश का लगभग 4 गुना है। मतलब ये एक अभूतपूर्व उछाल है। तो सवाल ये है कि अचानक इतनी खरीदारी क्यों हो रही है? असल में इसके पीछे 4 मुख्य वजह हैं। पहली, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनिश्चितता बढ़ रही है वो लोगों को सोने जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ धकेल रही है। दूसरी, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर सोने को और भी आकर्षक बना रहा है। तीसरी, ब्याज दरें घटने से बॉन्ड का रिटर्न कम हो गया है। और चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं तो कोई भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। और हमारे तीसरे प्रमुख खरीदार हैं सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अगस्त 2025 तक पोलैंड, चीन और तुर्की जैसे देशों ने जमकर सोना खरीदा है, लेकिन उसी समय रूस और सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने सोना बेचा भी है। हाँ, कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक्स नेट खरीदार रहे हैं, पर यह दिखाता है कि यहाँ कहानी उतनी सीधी नहीं है। तो इस सारे डेटा से 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती हैं, एक लंबी अवधि की और एक छोटी अवधि की। चलिए इन दोनों को ठीक से समझते हैं। अगर लंबी अवधि की तस्वीर देखें तो सोने का भविष्य काफी मजबूत नजर आता है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। फिलहाल प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 3% सोने में रखते हैं, लेकिन 1980 के दशक में ये आंकड़ा 8% तक था। जरा सोचिए, अगर निवेशक सिर्फ उन पुराने लेवल्स तक भी वापस लौटते हैं तो डिमांड में कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। और यही कहानी सेंट्रल बैंक्स के साथ और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। आज उनके कुल रिजर्व का करीब 20% हिस्सा सोना है, लेकिन 1980 में ये 60% था। अगर सेंट्रल बैंक्स भी अपने गोल्ड रिजर्व को उन ऐतिहासिक स्तरों की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें
तो कीमतों पर इसका जो असर होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। यहाँ चीजें थोड़ी ज्यादा पेचीदा हैं और इसे समझने के लिए हमें एक जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर को देखना होगा, 200 डे मूविंग एवरेज। इसे आप सोने की कीमत के लिए एक तरह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण केंद्र समझ सकते हैं। ये पिछले 200 दिनों की औसत कीमत होती है। और आज की सच्चाई ये है कि सोने की कीमत अपने इस 200 दिन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काफी ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये है कि कीमतें अपनी हाल की औसत से बहुत आगे निकल गई हैं। और इतिहास हमें एक साफ चेतावनी देता है, जब जब कीमतें अपनी 200 दिन की औसत से इतना ज्यादा ऊपर चली गई हैं, तो लगभग हमेशा ही एक करेक्शन यानी कीमतों में एक गिरावट देखने को मिली है। ये एक तरह का रेड फ्लैग है जो बताता है कि शॉर्ट टर्म में जोखिम हो सकता है। तो सारी जानकारी को सामने रखकर एक निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालते हैं जो इस बाजार में सही रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई गोल्ड ETF में निवेश करने की सोच रहा है तो ये एक आसान सी चेकलिस्ट है। पहला, हमेशा ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला ETF चुनें। इसका मतलब है कि उसे खरीदना और बेचना आसान होगा। दूसरा, कम एक्सपेंस रेशियो देखें ताकि फीस मुनाफे को खा ना जाए। और तीसरा, हमेशा उसकी ट्रेडिंग कीमत की तुलना उसकी INAV यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू से करें। आसान भाषा में ये पक्का करें कि संपत्ति के असल मूल्य से ज्यादा कीमत न चुकाई जा रही हो। कोशिश हमेशा डिस्काउंट पर खरीदने की होनी चाहिए, प्रीमियम पर नहीं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या सोना एक खतरनाक शॉर्ट टर्म रिस्क है जिसमें करेक्शन आ सकता है, या फिर ये एक जरूरी लॉन्ग टर्म निवेश है जो हर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? जैसा कि हमने देखा, डेटा दोनों तरफ इशारा करता है। अंत में इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेशक स्प्रिंट दौड़ना चाहता है या मैराथन। और ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ही खोजना होगा।